हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्शंस पॉलिटिक्स यानी कि चुनावी राजनीति। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि जो चुनाव जो है वो एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्यों जरूरी है और चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कौन संपन्न कराता है और उसकी क्या शक्तियां होती हैं। और साथ के साथ हम ये देखेंगे कि जो भारतीय चुनाव प्रणाली है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे स्वतंत्र अपने यहाँ इलेक्शन कमीशंस का होना, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, साधारण चुनाव प्रणाली, चुनाव याचिका या फिर जैसे गुप्त मतदान है। ये सारी बहुत सी इसकी विशेषताएं हैं भारतीय चुनाव प्रणाली की। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चुनाव जो है वो क्यों जरूरी है। देखो, आपने पिछले 2 अध्याय में हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है कि भी लोकतंत्र जो है वो शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वास्तविक प्रभु सत्ता संपन्न जो है वो जनता होती है और जनता जो है वो डिसाइड करती है कि मेरे ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति कैसा हो। तो देखो, भारत जो है वो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आपने देखा होगा अपने देश के अंदर आए दिन चुनाव होते रहते हैं। कभी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, कभी राज्यसभा के होते हैं, कभी जो है विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं के अलग अलग स्टेटों में हर साल होते ही रहते किसी न किसी स्टेट में। और अपनी जो लोकल गवर्नमेंट है उस लोकल गवर्नमेंट में जैसे अपने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, या जैसे नगर पालिकाएं होती हैं या जिला परिषद है, उनके भी इलेक्शंस होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चुनाव जो है वो क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, वर्तमान समय जो है वो एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का यानी लोकतंत्र के युग में जी रहे हैं हम। पहले आपने पढ़ा होगा 6th-7th क्लास में कि पहले कैसी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं होती थी जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो एक ही वंश के आधार पर जो है वो शासन करता था, या कई बार जो है वो दूसरे अन्य शक्तियां जो है वो अपने प्रभाव क्षेत्र में ला करके और उसको सत्ता से हटा करके अपने खुद का शासन जो है वो कायम करते थे। लेकिन आज वास्तविक प्रभु सत्ता संपन्न जो है वो लोकतंत्र में वो जनता है। तो यहां देखो, हम ये देखते हैं कि जो अपने संविधान निर्माता जो थे उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भी जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि इलेक्शंस को पार्टिसिपेट करे और वो जनता से चुन करके आए और वो प्रतिनिधि जो है फिर जनता की इच्छाएं और भावनाएं जो हैं उसके अनुरूप शासन करे। तो देखो, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जनता। क्यों करती है? सबसे पहला तो ये कारण है, देखो आज वास्तविक प्रभु सत्ता संपन्न जनता है। यहां हम देखते हैं कि जनता के पास, मतलब देखो, अपने देश के अंदर या किसी भी लोकतांत्रिक देश, स्विट्जरलैंड को छोड़ करके बाकी सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के चुने हुए जो नुमाइंदे होते हैं वो भाग लेते हैं और वो अपने देश की रक्षा नीति, विदेश नीति या शिक्षा नीति या जैसे अपनी गृह नीति या फिर उनके अपनी एक फाइनेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो जनता से शक्ति लिए हुए होते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्यों अपनाया गया है? क्यों हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं? तो सबसे पहला है कि भी हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्थापित नहीं कर सकते। एक पहला कारण है कि जनता जो है वो यदि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सीधा पार्टिसिपेट करे तो आम जनता में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती
कि वो अपने देश के टेक्निकल विषयों के बारे में सोच सके। कुछ ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं अपने जिसमें आम जनता जो है उसके बारे में नहीं सोच सकती, जैसे उसकी फॉरेन पॉलिसी है, फाइनेंस पॉलिसी है, उनके बारे में जनता मतलब इतनी समझ नहीं होती कि वो नीतियां बना सके। नंबर 2, मान लो वो डायरेक्ट जनता जो है वो भाग भी ले ले और वो उन टेक्निकल विषयों के ऊपर अपने विचार भी प्रकट करे, लेकिन एक आम सहमति बन पाए, एक आम सहमति जो है वो बन पाए, ये एक उसमें चुनौती होगी। कोई जरूरी नहीं कि वो टेक्निकल विषयों के ऊपर समझ भी है उसकी, लेकिन एक आम सहमति बनाना, आम राय बनाना और जिसमें सब सहमत हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पब्लिक जो होती है, जनता जो है, वो अपनी आइडियोलॉजी बेस के ऊपर अलग अलग बटी हुई होती है, तो उसमें आम राय बनाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा जो है, आज बड़े बड़े नेशन स्टेट बन गए हैं। पहले हम देखते हैं आज से 4000 वर्ष पहले एथेंस, यूनान, मेसोपोटामिया, इस प्रकार की जो सभ्यताएं थी वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो स्टेट जो है, वो राज्य जो है, वो ज्योग्राफिकल और पॉपुलेशन बेस के ऊपर काफी छोटे होते थे। लगभग 4-5 हजार के लगभग जनसंख्या होती थी उनकी, तो वो छोटे राज्य होते थे और उनकी जनसंख्या भी थोड़ी होती थी, तो वहां एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती थी, क्योंकि वो स्टेट भी छोटे होते थे, उनकी जनसंख्या भी। लेकिन वर्तमान में बड़े बड़े स्टेट बन गए हैं, उनकी जनसंख्या भी ज्यादा हो गई और ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर उनका आकार भी बड़ा हो गया है। तो इतने बड़े नेशन स्टेट के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर लाना जनता को काफी मुश्किल काम होता है, काफी जो है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उनको एक मंच पर एक साथ लाना वो काफी चुनौती भरा कदम होगा। नहीं ला सकते एक मंच के ऊपर, एक राय नहीं बना सकते और आम विषयों के ऊपर उनकी समझ भी नहीं होती। और नंबर 4 जो है, आम जनता के पास इतना समय भी नहीं होता कि वो हर दिन इसकी मीटिंगों में भाग लेकर के और अपनी राय प्रकट कर सके। आप देखते हो, जब अपने लोकसभा, राज्यसभा की जब कार्यवाही होती है तो उसका एक विशेष सत्र बुलाया जाता है, उस सत्र की अलग अलग बैठकें होती हैं, उन बैठकों में वो जो कानून वगैरह होते हैं, नीतियां, पॉलिसीज वगैरह होती है, उनके ऊपर डिबेट होती है। तो आम जनता के पास इतना समय भी नहीं होता कि वो हर रोज उसकी मीटिंग्स को अटेंड कर सके। तो इसलिए अपने संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया। यदि संसार में कोई एक ऐसा देश जिसके अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो स्विट्जरलैंड है। यूरोप कॉन्टिनेंट का, यूरोप महाद्वीप का एक देश है स्विट्जरलैंड, जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। दूसरा, यदि आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक अच्छा नमूना यदि आप देखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अच्छा नमूना आपको ग्रामीण स्तर के ऊपर देखने को मिलेगा। और वो ग्रामीण स्तर के ऊपर है, वो है अपनी ग्राम सभा। यानी जो ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर। आपने देखो, अपने गांव के अंदर जो ग्राम सभा होती है, जिसमें सभी गांव के स्त्री पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के साल में 2 बार मीटिंग होती है। उस मीटिंग में निर्णय लिए जाते हैं कि हम अपने गांव के विकास के लिए कौन कौन से कार्य करवाएं, उनके लिए जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्स हैं वो कौन कौन से हैं और कितने उसमें धन की आवश्यकता होगी और पहले हम किसको प्रायोरिटी दें। तो वो ग्राम सभा की मीटिंग्स जो होती हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है अपने देश के अंदर। वरना डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी तो वो स्विट्जरलैंड में मिलेगी। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं, वो पहले हमने तो ये देखा कि भी इलेक्शंस क्यों जरूरी है अपने देश में, तो 3-4 पॉइंटों के ऊपर हमने बारीकी से इसके बारे में मतलब डिस्कस किया है। अब देखो, जो हिंदुस्तान के अंदर जो चुनाव की जो प्रक्रिया है,
चुनाव की जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी लोकतांत्रिक जहां शासन व्यवस्था होती है, उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी है। जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी है। तो यहां आपने ये देखना है कि भी राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है। देखो, दल ऐसे संगठित लोगों का एक समूह होता है, ऐसे संगठित लोगों का एक समूह होता है जिसकी राजनीतिक विचारधारा में समानता होती है। राजनीतिक जो विचारधारा है, उस राजनीतिक विचारधारा में समानता होती है और वो संवैधानिक तरीके से सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। वो संगठित लोगों का समूह ही राजनीतिक दल कहलाता है। यानी कि जिन लोगों की एक ऐसा संगठन होता है जिसकी राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो सेम होती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो है वो अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसकी आर्थिक नीतियों के आधार पर वो अपने आप को समाजवादी मानती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा होती है, वो अपने आप को साम्यवादी विचारधारा के तौर पर देखती है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मॉडरेट होती हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट होती हैं, कुछ जो है वो मतलब किसी मतलब एक एजेंडे को लेकर के, हो सकता है वो धार्मिक एजेंडा भी हो सकता है, उस एजेंडे के आधार पर वो एक प्रकार से लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो वो सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे संगठित लोगों को समूह दल कहते हैं। अब देखो, हमें दलों की जरूरत क्या है, क्यों है दल की जरूरत। देखो, यदि निर्दलीय इलेक्शन हो अपने देश में, कोई दल ना हो और वो मतलब निर्दलीय हो और वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो व्यक्ति जो है वो अपने क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होंगे, अपने क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होंगे। लेकिन देश कैसे चले, इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? जिम्मेदारी कोई नहीं मानेगा अपनी। हाँ, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ करके गया है, उस क्षेत्र की तो वो अपनी जिम्मेवारी ले लेगा, लेकिन देश कैसे चले, देश की नीतियां क्या हो, उसके ऊपर कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं ले पाएगा। और यदि वो संगठित लोगों का समूह हो, दल हो, तो उसके लिए हम उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो। तो इस प्रकार हमें राजनीतिक दल की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं, इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दे रखा है और वो उदाहरण है हरियाणा की चुनाव राजनीति का। हरियाणा की जो चुनाव राजनीति है उसको लेकर के, हरियाणा की चुनावी राजनीति को, इसमें एक अच्छा उदाहरण दे रखा है आपको। कैसे? तो देखो, जो राजनीतिक दल होते हैं वो राजनीतिक दलों का अपना एक इलेक्शंस मैनिफेस्टो होता है, एक चुनावी घोषणा पत्र होता है और वो चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से जाता है जनता के बीच कि भी देखो, हमारी यदि सरकार या पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। उसमें अलग अलग किसानों के लिए हम कैसी नीतियां बनाएंगे, व्यापारियों के लिए क्या होगा, उसमें महिलाओं के लिए क्या होगा, एजुकेशन पॉलिसी हमारी क्या होगी, मजदूरों के लिए हम क्या करेंगे, या कैसे स्टेट जो है वो अपने एक सोशल वेलफेयर तरीके से अपनी, वो सब क्या होता है, वो सारे के सारे चुनाव मैदान के अंदर वायदे करता है जनता से। अब जनता इलेक्शन मैनिफेस्टो के आधार पर और राजनीतिक दलों की जो कार्य प्रणाली है उसके आधार पर डिसाइड करती है कि किस पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज जो है वो अदर पॉलिटिकल पार्टी से बेटर हैं, अच्छी हैं, और वो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, उसको अपना मत देता है। और फिर वही पॉलिटिकल पार्टी यदि उसको मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो सत्ता में आती है और फिर अपनी नीतियां इस प्रकार बनाती है, उसके लिए वो
संविधान संशोधन करती हैं, पुराने कानूनों में संशोधन करती है, कुछ कानूनों को हटाती हैं ताकि उसकी नीतियों को लागू किया जा सके। तो उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है, कानून बनाती है, पुराने कानूनों को रद्द करती है, नए कानूनों में संशोधन करती है और फिर वो उस पॉलिसीज को अमले जामा पहनाती है। और क्योंकि उसने जो जनता से वायदे किए हैं उसके आधार पर वो काम करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्शंस जो पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर राजनीतिक दल पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो है वो बड़ी बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर वो जनता के सामने जाते हैं और अपने फेवर में मतदान के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। तो ये है इसमें राजनीतिक दल में। आप देखो प्रत्येक राजनीतिक दल के अंदर तीन मतलब उसके तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है नेता, जिसके नाम पर चुनाव जो है वो लड़ा जाता है। दूसरा है सक्रिय कार्यकर्ता और तीसरा है सपोर्टर यानी कि उसका समर्थक या हम ये कह सकते हैं आम जनता। ठीक है, तो ये थ्री कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के अंदर। तो इसमें हरियाणा की जो चुनावी राजनीति है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल दे रखा है और वो एग्जाम्पल है 1987। देखो हरियाणा के अंदर 1987 यानी 1987 के अंदर स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शंस में हरियाणा की जो एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी लोकदल। और उस लोकदल के जो लीडर थे, उसके जो नेता थे वो थे चौधरी देवीलाल, और जिनको हरियाणा के अंदर ही नहीं भारत की राजनीति के अंदर मतलब उसको ताऊ की संज्ञा दी गई है। और एक समय तो ऐसा था 1977 के अंदर कि वो हिंदुस्तान की राजनीति का एक केंद्र के रूप में उभर करके आया था। ठीक है, तो वो एक लोकप्रिय नेता था, जन नेता था और जनता के ऊपर उसकी अच्छी पकड़ थी। ठीक है, तो 1987 का जो इलेक्शंस होता है उस इलेक्शंस के अंदर जींद के अंदर वो एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करता है और चौधरी देवीलाल के विचारों को सुनने के लिए वो लोग रात्रि 11 बजे तक इंतजार करते हैं। यानी कि जब भी कोई गाड़ी व्हीकल वहां से गुजरता है तो आम जनता या पब्लिक जो है जो रैली के अंदर भाग ले रही थी उसके अंदर जो है वो वहां जमा हुई थी। तो रात को 11 बजे तक देखो कितनी लोकप्रियता थी ताऊ देवीलाल की कि रात को 11 बजे तक अपने लीडर के विचारों को सुनने के लिए लोग इकट्ठे हुए। और आपने ये भी देखा, आप उसके अंदर देखो कि चौधरी देवीलाल की उस समय जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो सुबह 4 बजे से शुरू होकर के और देर रात्रि 12 या 1 बजे तक चलती है। यानी कि सोने का जो समय है उसके पास सिर्फ 2.5-3 घंटे का है और पूरे दिन जो है उसी रफ्तार से वो रैली ऑर्गेनाइज करता है, जनसंपर्क करता है, अपने साथी जो विधायक हैं उनके समर्थन में वोटों की अपील के लिए निकलता है। तो वो काफी उस समय संघर्ष करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो उस समय 1987 के अंदर उसका इलेक्शंस मैनिफेस्टो के अंदर जो प्रमुख उसने जनता से जो वादा किया था, जो प्रॉमिस किया था कि मैं किसान, खेतीहर मजदूर, मध्यम जो दर्जे के जो दुकानदार वगैरह हैं उनके जो कर्ज माफी है, बकाया जो कर्ज है उनका वो माफ कर दिया जाएगा। अब वहां देखो 1987 के अंदर जो लोकदल है उस अपने हरियाणा के अंदर जो 90 विधानसभा क्षेत्र है, 90 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उन 90 विधानसभा क्षेत्रों में अकेली भारतीय लोकदल और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ जो उसका कोलेशन तो था, डॉक्टर मंगल सेन उस समय अच्छे लीडर होते थे भारतीय जनता पार्टी के। तो 90 में से 76 सीट भारतीय जनता पार्टी और लोकदल को 90 में से 76 सीट मिलती हैं। और तीसरे दिन जो है चौधरी देवीलाल को राज्यपाल द्वारा जो है वो शपथ दिला दी जाती है। यानी कि ये जो क्षेत्र
जो मेंबर होते हैं, एमएलए होते हैं, ये एमएलए जो है सर्वसम्मति से ताऊ देवीलाल को, चौधरी देवीलाल को अपना नेता मान लेते हैं और तीसरे दिन जो है वो सत्ता में रही। चौधरी देवीलाल जो है वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और ये सरकार जो है लगभग 4 वर्षों तक इसने शासन किया और सरकार में आते ही चौधरी देवीलाल ने किसानों के जो बकाया जो कर्ज था, छोटे किसान थे, मध्यम वर्गीय दुकानदार थे या मजदूर या खेतीहर जो मजदूर थे, उन सभी की बकाया जो कर्ज था उसको उसने माफ कर दिया अपनी सरकार में सत्ता में आते ही। लेकिन 1991 के अंदर जो है जो इलेक्शंस होते हैं, उस इलेक्शंस में ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर आता है और बाहर हो जाता है और फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाती है 1991 के अंदर। अब हम देखते हैं कि भारतीय जो चुनाव जो है उसकी स्वतंत्र और जो उसकी निष्पक्षता है उसके बारे में कि देखो चुनाव होना मतलब एक आम बात है, लेकिन चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराना ये सबसे बड़ी बात है। तभी जो है वो लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा, लोकतंत्र जो है वो कामयाब होगा। यदि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है या मतदाताओं को डराना धमकाना या इस तरीके से वो मतलब अनैतिक आचरण करती है तो वो चुनाव जो है वो एक मजाक बन के रह जाएगा। यदि हमने लोकतंत्र को सही तरीके से कामयाब करना है, सक्सेस बनाना है, तो उसके लिए स्वतंत्र चुनाव प्रणाली होना बहुत जरूरी है। तो अगले वीडियो में हम जो भारतीय चुनाव प्रणाली है उसकी विशेषताएं और जो चुनाव प्रणाली जो है उसकी स्वतंत्र और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।